इवन मैंने इतना रिसर्च किया हुआ था इसके बारे में, फिर भी मुझे ऐसा था कि ज़्यादा पेन होगा ड्यूरिंग सर्जरी, बहुत पेन होने वाला है, पर बहुत ही मिनिमल पेन था। डॉक्टर्स ऐसे बातचीत कर रहे थे, प्रोसीजर चल रहा था मेरा और मैं आराम से लेटा था। हेलो दोस्तों, आज और एक केस स्टडी में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ पेशेंट है जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जब हमारे पेशेंट थे तब वो मिस्टर निकुल थे, लेकिन आज जब ये वीडियो बन रहा है तो डॉक्टर निकुल हो गए हैं। सो आपने बहुत सारे केस स्टडी देखा होगा जहाँ पे हम हमारे पेशेंट से ही उनके जो एक्सपीरियंस, क्या केयर करते हैं, उनका ट्रांसप्लांट के बाद एक्सपीरियंस रहता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक पेशेंट आते हैं जो कि मेडिकल फील्ड में एक MBBS डिग्री लेने के बाद जो उनका एक्सपीरियंस रहता है, अपना जो भी एक्सपीरियंस है आपके साथ जो शेयर करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो निकुल भाई, आप अपने बारे में थोड़ा पहले बता दीजिए, क्या आपका ग्रेड ऑफ बालनेस था, कब आपने ट्रांसप्लांट करवाया था, ट्रांसप्लांट के पहले आपके क्या क्या डाउट्स थे और ट्रांसप्लांट के बाद आपने क्या क्या फेस किया है, सब हमारे दर्शकों को बताइए। MBBS में स्टडी करता था जब मेरा 21 एज था। मेरा टोटल 5 साल का होता है MBBS में। तो थर्ड ईयर में जब था तो मेरा हेयरफॉल स्टार्ट हो गया था। सो कहने का मतलब स्टडी प्रेशर था आपका, है ना? बेसिस जेनेटिक था आपको? हाँ, जेनेटिक भी था थोड़ा। पप्पा को जेनेटिकली बालनेस आ गई थी, उनको भी यंग एज। तो मेडिकल फील्ड के हिसाब से आपको ये चीज उस टाइम भी नॉलेज हो गया था कि जेनेटिक है तो आपको उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ही करना जरूरी है। अगर जेनेटिक है तो आप डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि हेयर फॉल वाले जो भी ट्रीटमेंट है वो आप जब तक ट्रांसप्लांट नहीं करवाते हो तब तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप उसको छोड़ देते हो तो वो आपका बालनेस और प्रोग्रेस होते जाता है। और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी रहता है, हेयर फॉल जो है एक बार स्टॉप हो जाए, आपका हेयर फॉल एकदम स्टेबल हो जाए, उसके बाद आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डिसीजन लेना चाहिए। तो ये जब हमारे पास आए थे, जब वो थर्ड ईयर में थे, और थर्ड ईयर में जब उनका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था, बहुत चीज मैं बोल सकता हूँ, जेनेटिक रोल प्ले किया होगा, स्टडी प्रेशर रोल प्ले किया होगा, हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ डाइट का रोल प्ले हुआ होगा। सो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसमें हेयर फॉल जो उनका एग्रेवेट हो गया था। लेकिन उस टाइम जब वो हमारे पास आए थे, हमने उनको यही एडवाइस किया था कि आप थोड़ा सा रुक जाइए। उसके 1-1.5-2 साल तक उन्होंने हमारे पास उनका हेयर फॉल का ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया। एक बार हेयर फॉल स्टेबल हुआ तब उनका ग्रेड 4 ग्रेड 5 तक आ गया था। अब तब हमने उनको एडवाइस किया कि आप तब ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हो। सो ग्रेड 4-5 बालनेस के आने के बाद हम लोगों ने इनको सजेस्ट किया कि अब आप ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते थे। तब आई थिंक आपका इंटर्नशिप चालू होने वाला था, स्टार्ट होने वाला था। इंटर्नशिप का जो मेरा फाइनल ईयर और इंटर्नशिप के बीच में जो वैकेशन था मेरा 15-20 दिन का, उसी वक्त थोड़ा प्लान कर दिया हमने ट्रांसप्लांट का, ताकि मुझे ट्रांसप्लांट के बाद जो 15 दिन इंटेंस केयर करनी पड़ती है उसमें मुझे थोड़ा आराम मिल जाए और केयर में ज्यादा कर पाओ। आपको ट्रांसप्लांट से पहले, बिकॉज इवन आप मेडिकल स्टूडेंट हो, ट्रांसप्लांट के पहले आपको क्या लगता था कि सर्जरी के बाद आपको कितने दिन का रेस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी? आपको पेन रिलेटेड आपको क्या डाउट्स थे? सर्जरी पहले मुझे ऐसा लगता था कि करीबन मुझे 1 महीना लगेगा कि मुझे वापस जाने में, पर मैक्सिमम 2 से 3 दिन में तो आप वापस ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिर्फ केयर इतनी करने की है कि आपके जो भी ट्रांसप्लांटेड एरिया है वहाँ पे डस्ट नहीं लगनी चाहिए, ना कि कोई धूल मिट्टी ऐसा कुछ आना चाहिए, और जो ट्रांसप्लांट एरिया वहाँ पे आपका हाथ या कुछ भी चीज हो उसको टच नहीं होना चाहिए। मैं हमारे पेशेंट को यही बताता हूँ कि आप अगर ट्रांसप्लांट करते हो, कंपलसरी में 2 दिन का मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप 2 दिन आप बेसिक केयर के लिए प्रॉपर आप रेस्ट और प्रॉपर छुट्टी ले सकते हो। आप थर्ड डे से आप अपने जॉब ज्वाइन कर सकते हो। सो सर्जरी हो गई, आपका इनिशियली 2 दिन हो गया, उसके बाद आपने क्या, आपको पेन हुआ था, आपको स्वेलिंग हुई थी, ये सब चीजें हुई थी? इवन मैंने इतना रिसर्च किया हुआ था इसके बारे में, फिर भी मुझे ऐसा था कि ज़्यादा पेन होगा ड्यूरिंग सर्जरी, बहुत पेन होने वाला है, पर बहुत ही मिनिमल पेन था। डॉक्टर्स ऐसे बातचीत कर रहे थे, प्रोसीजर चल रहा था मेरा और मैं आराम से लेटा था। बीच में मेरा लंच ब्रेक हुआ, जब मुझे वॉशरूम जाना था तब मुझे जाने दिया। मतलब आराम से सुबह से, मतलब तुम 10 बजे आते हो और 5 बजे फ्री होते हो, इस तरह से मेरा सर्जरी आराम से ख़त्म हुआ था। ठीक है। और सर्जरी के बाद आपके रिजल्ट आने तक आपने क्या क्या केयर की, क्या क्या मेडिसिन लिया, क्या क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए, क्या आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहोगे? सर्जरी के बाद हेड स्वेलिंग थोड़ा रहेगा, तो आपको हेड डाउन नहीं रखना है, प्रॉपर हेड स्ट्रेट ही रखना है, तो वो एक चीज़ ध्यान में रखना है। और वो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इवन कोई डॉक्टर बोलेगा कि आपको स्वेलिंग नहीं हो आएगी या आपको स्वेलिंग आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है या कुछ भी, लेकिन स्वेलिंग जो है वो आप आफ्टर सर्जरी आप क्या एक्टिविटीज करते हो उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। हमारे यहाँ हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको बेंडिंग वर्क नहीं करना है, क्योंकि बेंडिंग वर्क आप जितना करोगे ग्रेविटेशन फोर्स के चक्कर में वो फ्लूइड आपके स्काल्प पे, फोरहेड पे आ सकता है। तो स्वेलिंग आना
ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक्सेस स्वेलिंग आना वो एबनॉर्मल कहलाएगा, लेकिन हेयर फ्री हेयर ग्रोथ में मैं इतना एश्योर करता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो स्वेलिंग का जो परसेंटेज है वो लेस देन 2% पेशेंट में रहेगा। मेडिसिन में मेरा तब मल्टीविटामिन पहले इनिशियल 5-6 महीने के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन का अगर कोई अपने फूड से नहीं मिल रहा हो तो दवाई में वो 5-6 महीने चला था। उसके बाद फिनेस्टेरॉइड पहले 3 महीने डेली चला था, फिर अल्टरनेट डे पे कर दिया था और अभी भी अल्टरनेट डे पे ही चल रहा है। Okay. और एक फेज ऐसा आता है जहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट ये हमें कंप्लेन करते हैं कि हमारा हेयर फॉल अगेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने जो आपके स्काल्प पे जो हेयर लगा है वो भी हेयर साइकिल को फॉलो करना चालू कर देता है। तो ये जो हमने जो यहाँ के आपके बाल यहाँ पे लगाए वो भी हेयर साइकिल को फॉलो करना चालू होता है। तो अगेन जब हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हेयर फॉल की कंप्लेन करते हैं तो हम वापस से मेडिसिन थोड़े टाइम के लिए रिस्टार्ट करते हैं। ट्रांसप्लांट में मैं एक चीज हमेशा बताना चाहूंगा कि ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज नहीं है कि आपने ट्रांसप्लांट करवाया और आप डॉक्टर को भूल जाओ या क्लिनिक को भूल जाओ और आप अपने हिसाब से मेडिसिन लो, या वैसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर फॉलोअप भी जरूरी रहता है और जो रिजल्ट आता है उसको मेंटेन करने के लिए डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से आपको मेन काम करते रहना चाहिए। सो डॉक्टर आपके हेयर की कंडीशन देख के जो भी एडवाइस करते हैं आप अगर लोगे तो आपका जो रिजल्ट है उसकी लॉन्जेटिविटी काफी बढ़ जाती है। आपका मिनॉक्सिडिल के प्रति क्या एक्सपीरियंस रहा? लास्ट आप जो 1.5 साल का जो आपका जर्नी रहा उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मिनॉक्सिडिल जैसे मैं पहले ऑयल यूज करता था, मतलब बहुत पहले ऑयल यूज करता था, ऐसे ही अब मेरी रूटीन डेली लाइफ में मिनॉक्सिडिल हो गया है। नहा के मैं मिनॉक्सिडिल 1 ml लगा देने का, रात को लगा देने का। अभी मेरा सुबह हेयर सीरम चलता है, शाम को मिनॉक्सिडिल चलता है और ये लाइफ लॉन्ग मुझे अब आपके मिनॉक्सिडिल से कोई साइड इफेक्ट हुए? नहीं, मिनॉक्सिडिल का कोई साइड इफेक्ट नहीं और वो भी टॉपिकल है, वो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में एड डायरेक्ट नहीं होता है, हो जाता है, पर तो उसका कोई साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मैं 2 साल से कंटिन्यूस यूज कर रहा हूँ, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट मिनॉक्सिडिल मैं ये बोलूंगा कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा एक ड्रग है जिसका बेसिक जो काम है वो आपके स्काल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन के चक्कर में आपके हेयर को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो ज़्यादा मिलता है, तो हेयर जो है वो हेल्दी रहता है। सो मिनॉक्सिडिल यूज करते रहना चाहिए अपने डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंगली। सो मिनॉक्सिडिल के बारे में मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि मिनॉक्सिडिल के आज की डेट में मैं अगर बताऊँ तो इंडिया में मोर देन 5000 ब्रांड्स होंगे। सो मिनॉक्सिडिल चूज करने से पहले, उसके ब्रांड चूज करने के पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मिनॉक्सिडिल ब्रांड मार्केट से उठा के आप लगा सकते हो, आपके उससे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। ये या तो वो वर्क नहीं करेगा, ये या तो आपको वो साइड इफेक्ट करने के चांसेस रहता है।